नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फाइलों के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, पन्ने बेलगाम हो गए हैं। कभी अखबार के जरिए बाहर आ जा रहे हैं तो कभी सरकार के जरिए बाहर आ जा रहे हैं। भारत के आकाश में रफाल ने अभी उड़ना शुरू नहीं किया है कि उसकी फाइलों के पन्ने उड़ाए जाने लगे हैं। आज द हिंदू अखबार की एक खबर की प्रतिक्रिया में लगा कि सारी फाइलें बाहर आ ही जाएंगी, मगर 2-3 पन्ने ही बाजार में आ पाए। आज की द हिंदू अखबार के पहले पन्ने पर 24 नवंबर 2015 की यह नोटिंग छपी है। इस खबर को सामने लाने वाले एन राम मूल प्रश्न यह उठाते हैं कि रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और रक्षा सौदों की खरीद के लिए बनी टीम को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय फ्रांस से अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है। इस नोटिंग में रक्षा सचिव इस बात पर ऐतराज जाहिर करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को भरोसा नहीं है तो वो डील के लिए अपनी कोई नई व्यवस्था बना लें। जाहिर है जो कमेटी कई साल से काम कर रही है, अचानक उसे बताए बगैर या भंग किए बगैर प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय हो जाए तो किसी को भी बुरा लगेगा। इसका खंडन करने वाले यह भी बताएं कि मनोहर पर्रिकर जैसे काबिल रक्षा मंत्री रक्षा खरीद के लिए बनी कमेटी के प्रमुख एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा की टीम से ऐसा कौन सा काम नहीं हो रहा था जिसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को आगे आना पड़ा। क्या रक्षा की टीम ने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा था कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर दीजिए? यह स्टोरी इसी बारे में है। रफाल विमान को खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक टीम बनाई गई थी जो भारतीय पक्ष के रूप में उसे बातचीत करने का जिम्मा दिया गया था और जिसके मुखिया बनाए गए थे भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा साहब। उसी तरह फ्रांस में भी एक टीम बनी जिसके मुखिया जनरल रैब थे। 24 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय एक नोट बनाता है। यह उसी नोट की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जिसे हिंदू ने छाप दिया है। इसमें लिखा है कि हमें प्रधानमंत्री कार्यालय को सुझाव देना चाहिए कि कोई भी अफसर जो खरीद और मोल भाव के लिए बनी टीम का हिस्सा नहीं है, समानांतर स्तर पर फ्रांस की सरकार से बातचीत ना करे। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को रक्षा मंत्रालय की टीम की बातचीत पर भरोसा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उचित स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय ही बातचीत की नई व्यवस्था बना ले। किसी भी स्थिति में 24 नवंबर 2015 का यह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर कड़ी टिप्पणी है। वो कह रहा है उसमें कि अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप कोई नया मॉडल बना लीजिए। क्या यह सख्त टिप्पणी नहीं है कि रक्षा मंत्रालय की टीम पर भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी अलग मॉडलिटी बना ले? इस पत्र में जो लिखा है उसे रक्षा मंत्रालय के 3 बड़े अधिकारियों ने सहमति जताई है, जिसमें एक्विजिशन टीम के जो अध्यक्ष होते हैं, खरीद टीम के एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा शामिल हैं, सिन्हा साहब। इसके पैराग्राफ 5 में एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि स्पष्ट हो सके। लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस तरह समानांतर तौर पर चर्चा करने से रक्षा मंत्रालय और भारतीय पक्ष की टीम की स्थिति कमजोर होती है। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय को सुझाव देना चाहिए कि कोई भी अफसर जो बातचीत की टीम का हिस्सा नहीं है, फ्रांस सरकार के अधिकारियों से अपने स्तर पर बातचीत ना करे। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को रक्षा मंत्रालय की टीम की कोशिश के नतीजों पर भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री खुद अपने स्तर पर बातचीत की कोई नई व्यवस्था बना ले। यह मोटा मोटी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या यह टिप्पणी सामान्य है? 3 अफसरों की सहमति वाली नोटिंग पर रक्षा सचिव ऐतराज जाहिर नहीं करते। रक्षा सचिव नहीं आप लोग गलत बोल रहे हैं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथ से लिख देते हैं कि रक्षा मंत्री देख लें। सिर्फ देखने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वे भी उसी लाइन में कड़ी टिप्पणी करते हैं कि उम्मीद की जाती है, इट इज डिजायरेबल, उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस तरह की चर्चा ना करे क्योंकि इससे हमारी टीम की स्थिति कमजोर हो जाती है। ये रक्षा सचिव की टिप्पणी है। टीम की स्थिति कमजोर होने का मतलब क्या हुआ कि जो बातचीत हो रही है दाम शर्तों को लेकर, मोल भाव का, उससे उनका पावर कम हो जाता है क्योंकि आप दूसरे से बात करने लगते हैं। सिंपल में ये समझिए कि अगर आप किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं और बात करते करते मैनेजर को काम दिया कि ये डील करना है, आप सीईओ से बात करने लगे, मैनेजर को भी बुरा लगेगा कि फिर हम किस लिए आए यहाँ पे। मूंगफली के ठेले पर सौदा नहीं हो रहा है कि उधर से मूंगफली मांगकर ठेले के इधर से 2 मूंगफली चुपके से उठा ली। 2 मुल्कों के बीच सौदा हो रहा है। क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में यह बताया है कि इस डील में प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल था जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय को नहीं थी? दिल्ली में फ्रांस के तब के राष्ट्रपति ओलांद और भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी इस रक्षा सौदे पर करार करते हैं। 10 अप्रैल 2015 को पेरिस में डील का ऐलान हो चुका होता है और इसके बाद 23 सितंबर
2016 को दोनों देशों के बीच MOU सहमति पत्र पर समझौता होता है। एक महीने बाद रक्षा मंत्रालय को 23 अक्टूबर 2015 को फ्रांस के जनरल स्टीफन रेब के पत्र से पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव जावेद अशरफ और फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के कूटनीतिक सलाहकार लुई वेसी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है मेरे से। इस पत्र के पहले तक यही पता नहीं था कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस डील में कोई भूमिका अदा कर रहा है। यह सब हिंदू अखबार में छपा है, जिसे मैं हिंदी में बता रहा हूं कुछ हिस्सा। प्रधानमंत्री कार्यालय अपने स्तर पर कुछ कर रहा है, इसकी भनक फ्रांस के जनरल स्टीफन रेब से लगती है, ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय खुद ही बता रहा है रक्षा मंत्रालय को, रक्षा सचिव को, और रफाल खरीद से एक्विजिशन के लिए जो कमेटी बनी है जिसके चीफ हैं एयर वाइस मार्शल, उनको किसी को नहीं बता रहा है। भारतीय टीम के जो मुखिया थे एयर मार्शल SBP सिन्हा साहब, वे भी संयुक्त सचिव जावेद अशरफ को पत्र लिखते हैं। क्या जावेद अशरफ अपने स्तर पर बातचीत कर रहे थे या वे किसी के कहने पर बातचीत कर रहे थे? इसी के जवाब में जावेद अशरफ इसकी पुष्टि कर देते हैं कि हां यह बात सही है, उनकी कूटनीतिक सलाहकार लुई वेसी से चर्चा हुई है। और यहीं पर एक बात वे कहते हैं कि लुई वेसी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाह पर उनसे बात की थी। आपको यहां पर याद दिला दें कि पिछले साल 21 सितंबर को एसोसिएट प्रेस को फ्रांसवा होलांद ने कहा था कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद नया फॉर्मूला बना लेती है, और उसी में चर्चा के दौरान रिलायंस ग्रुप का नाम आता है। नवंबर की नोट में लिखा गया, 2015 वाली नोट में, कि इस तरह से बातचीत करने से भारतीय टीम की मोल भाव बार्गेनिंग करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। फ्रांस की साइड को इससे लाभ मिल सकता था, और यही इस केस में हुआ है, यह लिखा हुआ है। रक्षा मंत्रालय और विमान की खरीद की बातचीत के लिए बनी टीम लंबे समय से इस बात की कोशिश कर रही थी कि फ्रांस सरकार या तो अपने स्तर पर गारंटी दे दे या फिर बैंक गारंटी दे दे, मगर रक्षा मंत्रालय इस बात पर ऐतराज जताता है कि बिना बैंक गारंटी या संप्रभु गारंटी के ही, जिसे सॉवरेन गारंटी कहते हैं अंग्रेजी में, डील हो रही है। सिर्फ लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होता है, जो मात्र आश्वासन है कि सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से कहा कि वो जो 1.5 साल से कहने का प्रयास कर रहे हैं वो साबित होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की, और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है, और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता। जाहिर है बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आनी थी। संसद में निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को मरा हुआ घोड़ा बताया। जहाजों की लड़ाई में बेचारा घोड़ा फंस गया। निर्मला सीतारमण ने एक सवाल उठाया कि अखबार ने सिर्फ आधा हिस्सा छापा, यानी जहां तक रक्षा सौदे की टीम की टिप्पणी है, रक्षा सचिव की नोटिंग है कि रक्षा मंत्री आप देख लो, वही छापा है, मगर रक्षा मंत्री का जवाब नहीं छापा है। तब के रक्षा मंत्री का जवाब क्या था? आपके नोट ठीक है, मगर इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आप शांत रहो, सब ठीक ठाक चल रही है। ये था श्री पर्रिकर जी का जवाब, जो उस फाइल नोटिंग, डिफेंस सेक्रेटरी का फाइल नोटिंग का जवाब था। पत्रकारिता के नियम कानून आचरण वगैरह के मन में रखते हुए क्या ये जिम्मेदारी उस पत्रिका का नहीं है कि इसका जवाब भी, तब के रक्षा मंत्री का जवाब भी उसमें छपे? उस जवाब की भी बात करते हैं। निर्मला सीतारमण के इस सवाल पर अलग से बहस हो सकती है। हो सकता है अखबार ने दूसरा हिस्सा दूसरे दिन की खबर के लिए रखा हो।
कि अगर सरकार डिनाई कर दे तो रखेंगे। मगर क्या ये अच्छी बात नहीं है कि जो सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दस्तावेज दिखाना चाहती थी सीलबंद लिफाफे में, वो अब खुद ही फाइल में क्या लिखा है उसकी बात बाहर कर रही है और ANI के जरिए एक पन्ना बाहर आता है जिससे कई चैनल उसे एक्सक्लूसिव होने का दावा करने लगते हैं कि ये हमारा एक्सक्लूसिव है और मजबूर हो जाती है सरकार। निर्मला सीतारमण अपने एक जवाब में एक बात गोल कर गई। जो छपा है उसमें रक्षा सचिव सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री देख लें, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से जो बातचीत कर रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय, उससे रक्षा मंत्रालय की स्थिति कमजोर होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय को क्यों नहीं बताया कि वो भी अपने तौर पे कुछ कर रहा है, ये सवाल है। यही वो पूरा पन्ना है जिसे रक्षा मंत्री चाहती थी कि हिंदू अखबार पूरा छाप दे। इस फाइल पर आप एक बात गौर करें, यहां पर पर्रिकर साहब का दस्तखत 11 जनवरी 2016 का है, जबकि पहली नोटिंग पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का साइन 24 नवंबर 2015 का है। इस पन्ने पर रक्षा मंत्री ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है, इट अपीयर्स, कि प्रधानमंत्री कार्यालय और फ्रांस का राष्ट्रपति कार्यालय इस मसले की प्रगति को मॉनिटर कर रहा है जो समिट मीट में शिखर सम्मेलन में तय हुआ था। रक्षा मंत्री को भी पता नहीं है कि वे भी लिखते हैं इट अपीयर्स यानी प्रतीत होता है, लगता है। पर्रिकर लिखते हैं कि पैरा 5 में जो प्रतिक्रिया दी गई है वो ज्यादा है। रक्षा सचिव इस मामले को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव से मिलकर सुलझा लें। अब अगर यह जवाब है तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि वह सही जवाब दे रही है या नहीं। रक्षा मंत्री के अनुसार 1 साल पहले अप्रैल 2015 में पेरिस में जो तय हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय मॉनिटर कर रहा है, यानी अप्रैल 2015 से लेकर नवंबर 2015 तक प्रधानमंत्री कार्यालय अपने ही रक्षा मंत्रालय की उस टीम को नहीं बताता है जो इस काम के लिए बनी थी। तो आप तय करें कि ऐसा करना हिंदी या अंग्रेजी में मॉनिटरिंग कहलाएगा या हिंदी या अंग्रेजी में प्रक्रिया को बाईपास करना कहलाएगा। अगर पीएमओ को उनके मंत्रालय से बार बार पूछना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको इंटरफियरेंस माना जाता और इसको पैरेलल नेगोशिएशन माना जाता है। फिर सोनिया जी एनएसए में बैठ करके हर मंत्रालय के पैरेलल कर रही थी क्या? पैरेलल कैबिनेट चला रही थी क्या? हर मंत्री का उनके अपने हक में छीन रही थी क्या? क्या जो सोनिया गांधी कर रही थी वही यहां भी हो रहा है? निर्मला जी कह रही हैं कि पीएमओ का उनके मंत्रालय से बार बार पूछना कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, इसको हस्तक्षेप माना नहीं जा सकता है। लेकिन फाइल पर तो यही लिखा है कि पीएमओ अपने आप बिना बताए सब कुछ कर रहा है, वो हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो रक्षा मंत्रालय की कमेटी को पता नहीं है। रक्षा मंत्रालय को भरोसे में नहीं लेने का क्वेश्चन है, क्या इसका जवाब दिया गया? क्या यह कहा गया कि रक्षा मंत्रालय के तीनों अधिकारियों ने इस पे गलत लिखा है कि उन्हें नहीं बताया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय उनको बाईपास नहीं कर रहा है? यह जवाब जहां तक मैंने सुना रक्षा मंत्री ने नहीं दिया है। जवाब दिया जा रहा है कि पीएमओ का पूछना हस्तक्षेप है या नहीं, पर यह तो क्वेश्चन ही नहीं आया एग्जाम में, आउट ऑफ सिलेबस आंसर दिया जा रहा है। निर्मला जी बताएं कि रक्षा सचिव की नोटिंग के पहले कब पीएमओ ने इस बारे में उनसे या खरीद के लिए बनी टीम से पूछा था? रक्षा मंत्रालय की आपत्ति का कीमतों से कोई लेना देना नहीं था, यह जी मोहन कुमार जो रक्षा सचिव थे उस वक्त उनका कहना है। यह संप्रभु गारंटी और सामान्य शर्तों को लेकर था। द हिंदू में जो भी छपा है उसका कीमतों से लेकर कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल हिंदू में भी कीमतों को लेकर कुछ नहीं छपा है, वो पहली रिपोर्ट में छपा था। तब क्या जी मोहन कुमार ने कुछ खंडन दिया था? क्या गोलमोल जवाब देने की जगह पूर्व रक्षा सचिव को उस बात पर जवाब नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने फाइल पर लिखी है, वो भी अपने हाथ से? फिर उन्होंने फाइल पर यह बात क्यों लिखी है कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को रक्षा मंत्रालय की टीम की बातचीत पर भरोसा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उचित स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय ही बातचीत की नई व्यवस्था बना ले? क्या यह सामान्य टिप्पणी है? कुछ तो हुआ होगा। क्यों फाइल में लिखा जाता है कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा सचिव और बातचीत की टीम को फ्रांस की साइड से आए पत्र से पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अलग चैनल पर इस डील में घुसा हुआ है? रक्षा मंत्री कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रगति के बारे में पूछना हस्तक्षेप नहीं है। क्या आपको दोनों बातें अलग नहीं लगती हैं? एक कह रहा है कि प्रधानमंत्री पूछ ही नहीं रहा उनका कार्यालय, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पूछना गलत नहीं है। कौन क्या एलिगेशन लगा रहा है इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये सच्चाई बताना चाहता हूं कि इस डील में
भारत को जो भी चाहिए था वो मिला। सबसे जरूरी जो मल्टी वेंडर प्रोक्योरमेंट में जो L1 था, उससे भी कम कीमत में हमने ये जहाज खरीदा है। ये पैरेलल नेगोशिएशन कहां से बात आई और क्यों आई मुझे नहीं पता है। हम लोग नेगोशिएशन टीम में जो थे, हम लोग 7 आदमी थे, हम लोगों ने मिलके इंडियन गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में एक एक शब्द जो है वो हम लोगों की ख्वाहिश से और हम लोगों की मर्जी से हुआ है, और बाहर से या कहीं किसी से हमें कोई इनपुट्स नहीं मिला है। एयर वाइस मार्शल एसबीपी सिन्हा भी जो उन्होंने लिखा है, जिस नोटिंग पे दस्तखत किया है, उसके बारे में जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो सवाल उठा नहीं है, जो सिलेबस में एग्जाम में आया नहीं है, उसका जवाब देने लगते हैं कि हमें बेस्ट डील मिली है। अब दाम और डील की बात कहां से आई? खरीद समिति के अध्यक्ष एसबीपी सिन्हा का जवाब आपने सुना। मूल प्रश्न है कि 24 नवंबर 2015 के पत्र पर जो सिन्हा साहब ने दस्तखत किए हैं, उस पर क्यों लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनकी टीम की हैसियत को, पोजीशन को कमजोर कर रहा है, अपने स्तर पर वो बार्गेनिंग कर रहा है? क्या यह अच्छा नहीं होता कि जब मीडिया में आ ही गए एयर मार्शल साहब, तो फाइल पर लिखी उस बात का सीधा जवाब देते? कोई रोक रहा था? और हमारे साथ हैं अजय शुक्ला साहब। ये मैं हिंदी के दर्शकों में को बता रहा था, क्योंकि इस खबर को या जो बारीकी से आप लोग रिपोर्ट करते हैं, हिंदी के अखबारों में उतनी बारीकी से नहीं बताया जाता। तो हिंदी की जनता तक ये बात नहीं पहुंची, तो आप लोग वो ट्विटर पे करते हैं कि ये इशू नहीं चल रहा है, बहुत सारे पत्रकार, क्योंकि हिंदी की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, समझ नहीं आ रहा। तो जब आप अखबार में छापेंगे नहीं, हिंदी पढ़ने वाली जनता जब आप छापेंगे नहीं अखबार में, तो उनको कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसलिए मैंने विस्तार से बता दिया। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि पहले भी ये बात वायर में आप लोगों ने, आपने काफी इस पर लिखा है लगातार बिजनेस स्टैंडर्ड में अपने ब्लॉग पे, कि अलग निर्मला सीतारमण के अधिकारियों ने अपनी अनापत्ति जाहिर की थी, उनका ऑब्जेक्शन रेज किया था, सरकार का जवाब आया। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण बार बार कहती हैं कि वो फिर बाद में कैबिनेट कमेटी के पास गया और मंत्रिमंडल का फैसला हुआ, वो फैसला सहमति से था। क्या ये जवाब अपने आप में पूर्ण है? पूरा देखिए, आज जो द हिंदू में एन राम ने जो आर्टिकल लिखा और जो रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फोटोज लगा के दिखाए, उससे एक बात साफ जाहिर होता है, और वो है कि रक्षा मंत्रालय के सचिवों के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में, और प्रधानमंत्री के ऑफिशियल्स के बीच में, पीएमओ के, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऑफिशियल्स के बीच में बहुत बड़ा फर्क था। जो ये सोच रहे थे रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स, उनका कहना ये था कि हमारा काम है बार्गेनिंग करना, नेगोशिएशन करना दैसों के साथ, इस डील को जो है भारत वायुसेना के लिए सबसे अच्छे टर्म्स में कंक्लूड करना, और वो दखल नहीं चाहते थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बीच में से। ये दखल जो है आज के डॉक्यूमेंट से साफ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिनका कोई काम नहीं था इस नेगोशिएशन कमेटी में, जो कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अनुसार पैरा 47 में साफ लिखा हुआ है कि कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी के अंदर ये ऑफिशियल्स होने चाहिए, और प्रधानमंत्री के ऑफिशियल्स के, उनके ऑफिस के सचिवों के बीच में या ऑफिशियल्स का कोई रोल नहीं। जब ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, तो उसमें भी प्रोसीजर में लिखा हुआ है उसके बारे में? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में भी एक भारतीय कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी होती है और एक फ्रांसीसी कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी होती है। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, और दाम और जो लेटर ऑफ कंफर्ट या सॉवरेन गारंटीज जिसके बारे में बात हो रही है अब, वो आपस में तय करते हैं। इसमें ना फ्रांस का ना भारत का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ना उनके ऑफिस के किसी ऑफिशियल्स का कोई भी रोल है। ओके, अब ये एक रक्षा सचिव ने कहा कि दाम की इसमें बात ही नहीं है, और एसबीपी सिन्हा दाम ही बता रहे हैं कि सस्ते दाम में हो गया है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय कॉस्ट वाले पहलू को छोड़कर किसी और पहलू को नेगोशिएट कर रहा था? देखिए, दाम जहां तक दाम की बात है, वहां कई लोगों ने अच्छी तरह साबित कर लिया है कि दाम ज्यादा दिया गया है इन 36 जहाजों के लिए। तो उस बात को तो हम अलग छोड़ दें, वो सिलेबस के बाहर वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वो आउट ऑफ सिलेबस है। बात चल रही है कि अभी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला है,
और जी मोहन कुमार रक्षा सचिव ने बोला है कि ये दाम के ऊपर हम नहीं ये ऑब्जेक्शन पेश कर रहे थे, और ना इन्होंने बोला कि ये जो लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सब मानते हैं, सही हाँ। है। पर वो कहते हैं कि हम सॉवरेन गारंटीज के बारे में बात कर रहे थे। अब ये सॉवरेन गारंटी एक बहुत जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है, हमारे दर्शक जानना ये चाहते हैं। ये लेटर ऑफ कंफर्ट और सॉवरेन गारंटी या बैंक गारंटी हमको किससे चाहिए, क्यों चाहिए? देखिए, ये बहुत महंगी ये डील खरीदारी हो रही है, जहां पे 36 जहाज डैसो प्रोवाइड कर रहा है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में तय किए गए हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी होगी, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, पैसे इतने होंगे, फलाना ढिमाका। अगर डैसो ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा ना किया तो उनके ऊपर फ्रांस का सरकार बैठा हुआ है, जिसने एक सॉवरेन गारंटी दे रखी है कि हम अपने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करवाएंगे। ये होता है सॉवरेन गारंटी। ये जब आप एक कंपनी के साथ डील कर रहे हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, तो ये सॉवरेन गारंटी एक ही चीज है जो कि फ्रांस के गवर्नमेंट को के ऊपर जिम्मेवारी पूरी तरह ठहराती है। कल को कंपनी दिवालिया हो गई, जैसे यहाँ वाली कंपनी दिवालिया हो गई है, या वो कहता है तो कि हम आपकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे या स्पेयर सप्लाई नहीं करेंगे, हम फ्रांस के या इजिप्ट के वायुसेना को दे रहे हैं, तो उस हालत में फ्रांस के सरकार सॉवरेन गारंटी के मुताबिक उसका उनका रोल आ जाता है। अभी वो सॉवरेन गारंटी दे लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम एक लेटर ऑफ कंफर्ट देंगे। लेटर ऑफ कंफर्ट मतलब आपको खुश करने के लिए एक चिट्ठी, इसके लिटरल ट्रांसलेशन यही है कि आपको खुश करने के लिए हम एक चिट्ठी दे देंगे कि हम देख लेंगे अगर कोई परिस्थितियां पैदा हुई तो। हाँ। तो सॉवरेन गारंटी एक पक्की गारंटी होती है, लेटर ऑफ कंफर्ट एक कम लेवल के, कम स्तर की अंडरटेकिंग होती है। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आधी चिट्ठी छपी है और फाइल का एक पन्ना, जब इतना आ ही गया तो रक्षा मंत्री को पूरी फाइल रख देनी चाहिए सबके सामने। ऐसा तो लग रहा था जिस तरह से आज फाइलें पन्ने आ रहे थे, लग रहा था उनकी मेज पे रखा हुआ है, उनके सचिव के पास, जो भी पत्रकार जा रहा दौड़ के एक पन्ना ले आके ऐसे लगा दे रहा है। लेकिन खैर, इसमें क्या फर्क आ जाता है ऊपर और नीचे की टिप्पणियों में? क्या क्या मतलब अगर इतना छापा गया और पूरा छाप दिया गया, तो क्या फर्क आ गया? कोई अंतर है रक्षा मंत्री की टिप्पणी इसमें और इनकी बातों में? रक्षा मंत्री की टिप्पणी से एक ही चीज जाहिर होती है कि मनोहर पारिकर, जो कि एक बहुत ऊंचे स्तर का पॉलिटिशियन है और जो मतलब अपने आप को बचाने के मामले में जो है काफी माहिर है, उन्होंने फैसला ये किया कि हम अपने ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई बिल्कुल ज्यादा बोलेंगे नहीं, एंड एट द सेम टाइम सरकार को जो है हम ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। लेकिन वो ये बोलते हैं कि ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि इन्होंने गलत बोला है, उन्होंने बोला है कि शायद इन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल रखा है, ज्यादा बोल दिया कि प्रधानमंत्री अपनी कमेटी बना ले, है ना। लेकिन वो बात उसके पहले की बात सही है, बात गलत है। वो कह रहे हैं बात शायद थोड़ा ज्यादा कठोर शब्दों में बोल दिया होगा। ये बात आप पारिकर के कॉन्डक्ट में देख रहे हैं। जिस दिन से ये डील साइन हुई उससे 2 दिन बाद वो दूरदर्शन पे आए और उन्होंने बोला कि ये प्रधानमंत्री साहब की डील है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। वो ये कह रहे थे इन लफ्जों में कि मेरे ऊपर ये डील मत डालो, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रधानमंत्री ने किया। और उसके बाद जितनी भी टिप्पणियां पारिकर साहब ने दी हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके यही बात कही जो है कही है कि ये बहुत अच्छी डील है, प्रधानमंत्री साहब ने की है, उनको जो है मुबारकबाद मिलनी चाहिए इस डील के लिए। लेकिन अब जो ये अपने अधिकारी इससे बदल रहे हैं, निर्मला सीतारमण के कहने का एक मतलब ये भी है कि ये परिस्थितियां रही होंगी, इसको डिनाई नहीं करें, लेकिन बाद के चरणों में जब ये सब पास हो गया तो ये शिकायतें दूर हो गई। तो क्या हम मान लें, क्योंकि हम एक ही पन्ना देख रहे हैं तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि मालूम नहीं कि पूरे बंडल में क्या क्या निकलेगा अभी, तो ये पर्याप्त है। एक बात आप समझ जाइए, अगर कुछ और होता जो कि इस पन्ने को का खंडन करने के लिए जो है काम में आता, तो आज निकल गया होता। निकल गया होता।
जहां पे पारिकर साहब ने हिंदू ने अपने आर्टिकल में पारिकर साहब का कमेंट, उनकी जो टिप्पणी थी वो नहीं डाली थी। 1 घंटे के अंदर वो टिप्पणी बाहर आ गई। ये देखो, पारिकर साहब ने बोला कि ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो जो जितना कुछ अगर कोई खंडन करने वाली बात होती तो अभी तक निकल आता। अभी तक उनके पास यही था, इस चिट्ठी का पूरा हिस्सा, मतलब इसी को उन्होंने पढ़ा कि हो सकता है इस देश में अंग्रेजी कमजोर है, जबकि मैंने एन राम से बात की तो मेरी तो हालत खराब हो गई उनसे बात करने में, लेकिन फिर भी अगले हिस्से में दिखाऊंगा तो उनको लगा होगा कि ये शायद लोग खंडन समझ ले, पर इन्होंने ये भी कह रहे हैं इट अपीयर्स दैट, जैसे मोहल्ले में सुना है ऐसा लगता है कि जैसा आप लोग कह रहे हैं, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि यस आई नो दैट दिस प्रॉब्लम इज, ये नेगोशिएशन ये सब चल रहा है वगैरह वगैरह, वो ये बात नहीं कह रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं इस विवाद को लेकर? अब देखिए, बात जब आप पूरे तरीके से बाहर नहीं आते हैं सरकार होने के नाते, पूरे तरीके से फैक्ट्स को टेबल पे नहीं डालते हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके जो है फैक्ट्स निकलते रहते हैं। और आप देख रहे हैं इस मामले में यही हो रहा है। पहले जो है लोग हंसते थे राहुल गांधी के ऊपर कि ये क्या बोल रहा है, चौकीदार चोर है। फिर एक डॉक्यूमेंट निकला, फिर और डॉक्यूमेंट्स निकले। अभी ये डॉक्यूमेंट्स जो है धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दे सकता हूं कि और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो निकलेंगे, और डॉक्यूमेंट्स जो है मैं खुद निकालूंगा। बाप रे, तो आप यहीं ब्रेक कर दीजिए, मैं बिना ब्रेक के चल देता हूं। उनका भाषण चलता है तो वैसे भी सारे ब्रेक गिर जाते हैं, तो मैं भी गिरा देता हूं। मेरे जैसे बहुत जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। एक संक्षेप में बता दीजिए कि मैं फिर से उस पर आता हूं कि इन 3 अधिकारियों का ऐतराज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जाहिर करता है कि जो कॉस्ट नेगोशिएशन टीम थी, रक्षा मंत्रालय की टीम थी, वो बहुत नाखुश थी कि प्रधानमंत्री का ऑफिस इस डील में दखल दे रहा था। प्रधानमंत्री का ऑफिस क्यों दखल दे रहा था, ये एक और सवाल है जो कि आप अपने राहुल गांधी बोले तो वही ठीक है, मतलब पर बहुत बहुत शुक्रिया अजय। सचमुच इस कथित घोटाले की जो कवरेज है वो हंसी मजाक से शुरू हुई थी, मगर इस चिट्ठी से एक नया मोड़ आ ही गया कि 3 अधिकारी लिख रहे हैं। और ये बात सामान्य नहीं हो सकती कि इस खासकर ब्यूरोक्रेसी में कोई अपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ये नहीं लिख सकता है कि इतनी हिम्मत तो नहीं है आजकल के नौकरशाहों में कि ठीक है, अगर आपको हमारी कमेटी पे भरोसा नहीं है तो अपनी कमेटी पे बना लीजिए। तो ये सामान्य बात नहीं है। जिसने भी लिखा होगा वो बहुत गट्स के साथ लिखा होगा, बाद में बहुत कुछ मैनेज भी हो भी जाता है, वो चलता रहता है हमारे देश में। ब्रेक के बाद हम एन राम से बात करेंगे, रिकॉर्ड किया है, फिर आपको सुनिए। एन राम साहब, आपने जो आज हिंदू में रिपोर्ट छापी है उसमें आधा पन्ना आपने उसका हिस्सा लिया है। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री ने उसका पूरा पन्ना एक तरह से बताया कि रक्षा मंत्री का जवाब जो नीचे है वो आपने नहीं छापा, आपने गलत किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कितनी स्टोरी बदल जाती है अगर आप पूरा छाप देते हैं तो? Yes, our story was exclusively on the objections raised by senior officials in the Defense Ministry, objections to the parallel negotiations conducted by the Prime Minister's office, which weakened the negotiating position of the Indian negotiating position on the Rafale deal. They even say that the Defense Secretary himself notes in his own handwriting that this undermines the Indian negotiating position seriously. We are investigating the role of Manohar Parrikar. His note in that comes much later. The original note by Mr. S.K. Sharma is dated November 24, 2015. The Defense Secretary's note or notation in his own handwriting is 1/12/15, and Mr. Parrikar's non-committal comment, I'll come to that in a minute, is 11/1/16. Let us look at Mr. Parrikar's what he says here, what should be done. It appears that PMO and French President's office are monitoring the progress of the issue, which was an outcome of the summit meeting. Now, monitoring is completely, it's not true at all. Monitoring means you keep an eye on
what is going on, how much progress is made, whether it stops, negotiations stop. So you keep an eye on it. But here the charge is by Defense Ministry officials, you are conducting parallel negotiations behind our backs without informing us. It undermines our negotiating position. The French will take advantage of this, and it relates to sovereign guarantee and the arrangement for arbitration. राम, आपको क्यों लगता है कि रक्षा मंत्री ने जो फाइल पे लिखा है अपनी नोटिंग, वो उसमें वो नॉन कॉमिटल हैं, आश्वस्त नहीं है अपने जवाब से? Because Mr. Parikar was helpless in the matter. He had been bypassed. Normally it has to be processed by the defense ministry and right up to the defense minister, who then takes a view on it. Let us look at his note. He says para 5 appears to be an overreaction. He does not say that there is no merit in your objection, but you are overreacting. So cool down, that is the idea. Then he says, that is the punchline, Defense Secretary may resolve issue / matter in consultation with Principal Secretary to PM. So Parikar has no view on the matter. अब एक सवाल आ रहा है कि राम की बहुत सारी फाइलें होंगी, बहुत सारे पन्ने होंगे, तो ये एक या दो पन्नों को लेकर क्या किसी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? No, we will have to see. There is a lot of material available. First of all, we got to study it. Secondly, we want to use it. If you put it in the public realm, in a competitive media environment, anyone wants to do an exclusive story. So you don't put out everything you have. Sometimes it's documents, sometimes it's other kinds of information. So there is a lot available, not only with us, but with various others. So I think it's being studied. But the point is, they have tried to divert attention by saying that we should put out the whole thing, that is our business. If I focus narrowly on an issue, I will only use information that is strictly relevant to that issue. I'm not going to, in this story, I won't say what Ajit Doval did. That's another issue that waits to be investigated, and there are documents. There is documented evidence that he was involved, and he shouldn't have been involved, the NSA. But in this story, they can't ask me, why did you not refer to that? Similarly, this is what we publish is only a snapshot of a part of the documentation we have, and we have much more documentation on this. But by releasing this page, leaking it to ANI, they have only authenticated our document, that this is the document, and they have revealed more than we have done this so far by revealing the note by the defense minister. So I thank them for that. धन्यवाद। राम को हिंदी नहीं आती है, रवीश को अंग्रेजी नहीं आती है, मगर सूचनाएं भाषा का इंतजार नहीं करती हैं। 14 दिसंबर को जब रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसमें सीएजी वाले हिस्से को लेकर विवाद हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं उस संसदीय समिति का प्रमुख हूं, मुझे ही पता नहीं कि कौन सी सीएजी रिपोर्ट कहां से आ गई। तो फिर सरकार ने कहा कि इसके कोर्ट में जाके कहा कि आपसे गलत व्याख्या हुई है, लेकिन जो आरोपी पक्ष थे, आरोप लगा रहे थे सरकार से, उनका कहना था कि उसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि मामला है कहां, तो उस पर आशीष भार्गव जो हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनकी टिप्पणी सुन लीजिए। काफ़ी इस मामले में हंगामा हुआ, बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन असली सवाल जब उठा जब ये पूरा आदेश सार्वजनिक हुआ, अपलोड हुआ, और इस आदेश में एक बहुत बड़ी गलती पाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केंद्र ने रिपोर्ट में बताया है कि सीएजी को भी रफाल से संबंधित तमाम दस्तावेज दिए गए थे और सीएजी ने भी ये रिपोर्ट दे दी है, ऐसा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। दरअसल ऐसा हुआ नहीं था। इसके बाद हंगामा हुआ। इधर केंद्र सरकार ने एक सुधार अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं किया गया है केंद्र द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करने में, व्याख्या करने में गलती की है। इसके साथ साथ प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने एक
रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और कहा कि केंद्र ने गुमराह किया है, इसलिए दोबारा सुनवाई हो रफाल पर और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में संशोधन करे और एसआईटी की जांच के आदेश दे। तो फिलहाल महीने भर से ज़्यादा वक्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई अभी नहीं हुई है। इंतज़ार इस बात का रहेगा कि आखिर रफाल मामले में जिसे याचिकाकर्ता जो हैं वो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट को गुमराह किया गया और केंद्र कह रही है कि अदालत से व्याख्या करने में गलती हुई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला अभी भी बाकी है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। नई दिल्ली से सुरेश कुमार राम के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।